Hi, today is 3rd of September 2020. This is set number 22, 25 MCQs in 30 minutes. First section is this polity. पॉलिटी का पहला सवाल है कैबिनेट कमेटी पे। कैबिनेट कमिटीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं। कैबिनेट कमिटीज़ होती हैं, ये कमिटीज़ बनाई जाती है कि जो पार्लियामेंट का वर्क है वो यहाँ पे थोड़ा ऑफलोड हो सके। ये स्टैंडिंग कमेटी हो सकती है या फिर एडहॉक कमेटी हो सकती है। तो क्या कैबिनेट कमेटी आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? इज दिस ट्रू? कैबिनेट कमिटी इन पार्लियामेंट्री अफेयर इज हेडेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर। ये कमिटी यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर हेड करते हैं। कैबिनेट कमिटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट हैज़ बीन रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड। तो इज दिस ट्रू? क्वेश्चन में यहाँ हमें बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट, सो द राइट ऑप्शन इज जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, दिस इज नॉट करेक्ट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशन में नोवेयर मेंशन है कैबिनेट कमिटीज का। देन ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी नहीं होता है, ये जो होम मिनिस्टर होते हैं वो हेड करते हैं कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स को। सो द राइट ऑप्शन इज दिस ए, 1 and 2 not correct. Second question, which one of the following reflect कर रहा है nicest appropriate relationship between law and liberty? लॉ और लिबर्टी के बीच का जो रिलेशन है वो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे बताएगा? इफ देर आर मोर लॉज देर इज लेस लिबर्टी। नियम ज़्यादा होंगे तो लिबर्टी कम हो जाएगी। दिस इज नॉट द एसेंस ऑफ दिस रिलेशन बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। ऐसा नहीं होता है। इफ देर आर नो लॉज देर इज नो लिबर्टी। लॉज ही नहीं होंगे तो लिबर्टी भी नहीं होगी। इफ देर इज लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल। लिबर्टी तभी होगी जब लॉज पीपल बनाए। इफ लॉज आर चेंज्ड टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर। लॉज अगर जल्दी चेंज होंगे तो लिबर्टी डेंजर में आ जाएगी। तो जो नाइसेस्ट एप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बताता है लॉ का और लिबर्टी का वो ये है कि अगर नियम नहीं होते हैं ना तो लिबर्टी भी नहीं होती है। फ्रीडम इज नॉट एब्सोल्युटली फ्री। यू हैव टू हैव सर्टेन लॉज, सर्टेन रूल्स, सर्टेन डिसिप्लिन्स। अगर इनको हम फॉलो करते हैं ना तभी हमें ट्रू वे में लिबर्टी मिल पाती है। सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज अबाउट पंचायत। पंचायत रूल आया था और जो शेड्यूल्ड एरिया है वहाँ पे पंचायत को एक्सटेंड किया गया। शेड्यूल्ड एरिया में 1996 का एक्ट था। यहाँ होती है ग्राम सभा। ग्राम सभा का क्या रोल होता है, पावर होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्राम सभा एंड पैसा। ग्राम सभा हैज़ द पावर टू प्रिवेंट एलियनेशन ऑफ लैंड इन द शेड्यूल्ड एरिया। शेड्यूल्ड एरियाज होते हैं, शेड्यूल्ड एरियाज में अगर एलियनेशन ऑफ लैंड है तो ग्राम सभा के पास पावर है, वो उसको स्टॉप कर सकती है। ग्राम सभा हैज़ द ऑनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब जैसे हनी हुआ या कुछ लोकल मेडिसिन है फॉरेस्ट की, ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, तो इस पे ग्राम सभा का ऑनरशिप होगा। रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम सभा इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रांटिंग प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और माइनिंग लीज फॉर एनी मिनरल इन द शेड्यूल्ड एरिया। तो यहाँ ग्राम सभा से कंसल्ट करना पड़ता है अगर ग्राम सभा वाले एरिया में कुछ प्रोस्पेक्टिंग ग्रांटिंग लाइसेंस है माइनिंग मटेरियल का। सो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑप्शन कौन सा ट्रू होगा? सो इसमें ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू। So 1, 2 and 3. The right option is this D. This is number 4. Which of the principles of Indian criminal justice system? इंडिया का जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, गुनाहगार जस्टिस सिस्टम, इसमें कौन सा प्रिंसिपल फॉलो होता है? प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक गिल्टी प्रूव नहीं हो जाता है तब तक जो है क्रिमिनल को क्रिमिनल नहीं माना जाता है। प्रिजम्पशन ऑफ उसको इनोसेंट बोला जाएगा। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अंटिल प्रूवन गिल्टी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेपार्डी, मीन्स ऐसा नहीं है कि एक ही गुनाह का 2 बार सजा मिलेगी। बर्डन ऑफ प्रूफ ऑन अक्यूज, जो अक्यूज्ड है उसके पास प्रूफ देना पड़ेगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? द राइट ऑप्शन इज दिस बी, 1 and 2। जो जस्टिस का सिस्टम है इंडियन क्रिमिनल जस्टिस, इसमें दिस इज ट्रू, इनोसेंस माना जाता है। इसमें यह भी माना जाता है डबल जेपार्डी नहीं होना चाहिए। सो करेक्ट कोड इज दिस 2, 1 and 2।
Then this is number 5. Right to vote and to be elected in India. Right to vote और to be elected in India. इसको हम क्या बोलेंगे? Fundamental rights, natural rights, constitutional right, legal right. This is the reason I am emphasizing so much on this NCERTs and basic standard books. Because जो reference correct version माना जाता है वो इनका माना जाता है. ये जो राइट टू वोट है टू बी इलेक्टेड इन इंडिया, इसमें एनसीईआरटीज ने कहा है कि दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड यूपीएससी ने भी इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ही माना है. सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया. ऑल्दो आरपीए 1950 है, 1951 है, बट दिस राइट टू वोट एसेंस जो थीम ऑफ क्वेश्चन है उसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है. सो फिफ्थ का होगा आंसर दिस सी. नाउ लेट अस कम टू हिस्ट्री. फर्स्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री में नंबर 6. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मेहरगढ़. मेहरगढ़ इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट साइट. ये साइट लोकेटेड है एक फर्टाइल प्लेन पे, उपजाऊ जमीन है जो कहाँ पर है? बोलन पास में है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट था ये ईरान के लिए. इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट. ये वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज जो हम जानते हैं. मेहरगढ़ का इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है बिकॉज यहाँ पे एग्रीकल्चर के यहाँ पे कुछ एविडेंसेस मिले हैं. So the right option is this C. This is true. This is also true. This is about total revolution. Total revolution एक JP मूवमेंट आया था मिस्टर जयप्रकाश नारायण का. टोटल रिवॉल्यूशन इसका क्या मतलब था? इट डिमांडेड एनहाइलेशन ऑफ ब्रिटिश रूल फ्रॉम इंडिया. इंडिया से ब्रिटिश रूल कंप्लीटली हटाना है हमें. इट डिजायर्ड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द लाइन्स ऑफ द आइडियल्स ऑफ सर्वोदय. सर्वोदय को यहाँ पे वापस इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया था. सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें से करेक्ट क्या होगा? टोटल रिवॉल्यूशन, जयप्रकाश नारायण जी मूवमेंट. तो द राइट ऑप्शन इज दिस बी. ये एनहाइलेशन ऑफ ब्रिटिश रूल नहीं है, ये मूवमेंट काफी बाद में आया था 1970s समथिंग, एंड दिस टू इज राइट. दिस इज ट्रू, सो बी इज द राइट ऑप्शन. दिस इज रॉन्ग. नेक्स्ट, नेम द आइडेंटिफाई द पर्सन. इन्होंने स्वतंत्र पार्टी फॉर्म किया था. was one of the first recipient of India's highest civilian award, भारत रत्न भी थे ये. इन्होंने लीड किया था सॉल्ट सत्याग्रह साउथ इंडिया में. इनका नाम क्या है? साउथ इंडिया है तो ये नहीं होगा. दिस इज नॉट देयर. कंफ्यूजन इन दोनों में हो सकता है. सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी. ये जो सी राजगोपालाचारी थे इनको भारत रत्न भी मिला. इन्होंने स्वतंत्र पार्टी भी बनाया और सॉल्ट सत्याग्रह इन्होंने साउथ चेन्नई में लीड किया था. So the right option is this C, Rajgopalachari A. This is question number 9. With regards to dual administration, एक पॉलिसी ब्रिटिशर्स लेके आए थे डुअल एडमिनिस्ट्रेशन का. इंट्रोड्यूस हुआ था बंगाल में बाय रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा. कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट इट. रॉबर्ट क्लाइव, डुअल पॉलिसी, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन. इसमें जो नवाब ऑफ बंगाल था वो इंचार्ज था सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का. तो डुअल एडमिनिस्ट्रेशन है. नवाब ऑफ बंगाल को दे दिया सिविल और पुलिस, और जो इंग्लिश थे उनको राइट मिल गया कलेक्टिंग द रेवेन्यू. तो इंग्लिश ने पैसे अपने पास रख लिए, बाकी पुलिसिंग और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन नवाब ऑफ बंगाल को दे दिया. तो ये हो गया डुअल एडमिनिस्ट्रेशन. बट दे हैड नो रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन. तो ब्रिटिश पैसे तो रख रहे थे बट कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर रहे थे इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में. दैट इज़ वाई ये जो डुअल एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी होगी ये कोलैप्स हो जाएगी आफ्टर सम टाइम. इसको हटाया जाएगा. इस केस में ये दोनों करेक्ट हैं. दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी, बोथ 1 and 2. नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 10. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कब आया था? सब्सिडरी अलायंस. ट्रीटी ऑफ लाहौर कब हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट था. इनको सीक्वेंस में जमाना है स्टार्टिंग विद द अर्लीस्ट. ना हमको पता है सबसे पहले हमारा रेगुलेटिंग एक्ट आया था 73, और उसके थोड़े टाइम बाद फिर ये पिट्स इंडिया एक्ट आ गया था. तो 4 तो सबसे शुरू में होना चाहिए. सो 4 शुड बी द बिगनिंग. दिस कुड बी द आंसर. पिट्स इंडिया एक्ट, दिस 84, 1784 समथिंग, दिस पिट्स इंडिया एक्ट. देन फिर जब टूवर्ड्स एंड ऑफ सेंचुरी हुआ तो ये सब्सिडरी अलायंस आया वेलेस्ले का, दिस सब्सिडरी अलायंस. देन फिर इसके बाद आएगा ये ट्रीटी ऑफ लाहौर. राजा रंजीत सिंह थे पंजाब में 1846 अराउंड. देन फिर दिस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स फाइनली डलहौजी के टाइम पे. ऑल्दो डलहौजी के टाइम पे फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं आया था बट हम इसको यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में अज्यूम करेंगे 1. सो द राइट ऑप्शन इज दिस डी.
4231 सबसे पहले ये है, देन सब्सिडरी अलायंस है, देन ट्रीटी ऑफ लाहौर है, देन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है. तो ये अर्लीस्ट starting this is the sequence. So the right option is this D. Now let us talk about geography. ये अभी काफ़ी न्यूज़ में था, दिस एटकिन बेसिन. ये कहाँ पर है और ये क्या है? ये बेसिन है लॉस्ट रिवर का, सेंट्रल इंडिया की एक फेमस रिवर थी ये लार्जेस्ट इम्पैक्ट क्रेटर है मून के साउथ पोल पे. ये डिप्रेशन है इन द इनर रीजन ऑफ अ ब्लैक होल. ब्लैक होल में ऐसे यहाँ पे इनर रीजन पे एक डिप्रेशन है. ये एक डीप बेसिन है मरियाना ट्रेंच पे, रीजन ऑफ द पैसिफिक ओशियन पे. सो व्हाट इज दिस? ये कंप्लीटली बोगस है. ब्लैक होल में क्या है वी डू नॉट नो एनीथिंग. डिप्रेशन एंड ऑल ये तो हो ही नहीं सकता है. दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू. ये लॉस्ट रिवर भी नहीं है. दिस इज मून्स साउथ पोल. मून्स साउथ पोल बिकॉज अभी मून लैंडिंग का भी बात था, हम यहाँ पे ट्राई कर रहे थे साउथ पोल में. सो दिस इज बी. नाउ यहाँ पे हमें कंपेयर करना है, मैच करना है. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? करेक्टली मैच्ड. असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. जब भी ऐसे सेंचुरीज और नेम्स के नाम आते हैं ना, रिमेंबर वन थिंग कि समटाइम्स ट्राई टू कनेक्ट इट विद द लोकल नेम्स. ऐसे लोकल नेम्स, लहजा एंड ऑल, कई बार ये हिंदी में पढ़ने से हमें समझ में आ जाता है ये किस डायरेक्शन, किस लोकेशन का है, इंडिया के किस पार्ट का है. ये जैसे असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिस हैज़ टू बी इज इन हरियाणा. सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये जो है ये छत्तीसगढ़ में है. पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी त्रिपुरा में नहीं है. पोबितोरा इज नॉट इन त्रिपुरा. सो द राइट ऑप्शन इज दिस ए. पोबितोरा त्रिपुरा में नहीं है. पोबितोरा कहाँ पर है? आंसर दिस क्वेश्चन. सो दिस इज ए 1 and 2. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 13. आर्टिफिशियल लेक. लेक्स क्या होती है? ये टेम्पररी वाटर बॉडीज होती हैं. इनके बहुत सारे ओरिजिन थ्योरी हो सकता है कि कैसे ये फॉर्म हुआ है. ये टेक्टोनिक हो सकती है, आर्टिफिशियल लेक्स हो सकती है, मैन मेड मतलब आर्टिफिशियल, ग्लेशियल लेक्स हो सकती हैं, या फिर ये डेल्टा है. देयर कुड बी सो मेनी टाइप्स ऑफ दिस लेक. डेल्टाइक लेक है. सो आर्टिफिशियल लेक इनमें से कौन सी है? कोडाईकनाल, दिस ओसुडू लेक पुंडुचेरी की, नैनीताल और रेणुका हिमाचल प्रदेश. आर्टिफिशियल लेक जो होती है ना, आर्टिफिशियल लेक यूजुअली इस एरिया में होती है. आर्टिफिशियल लेक आपको नॉर्थ में कम मिलेगी. यहाँ पे जो लेक्स होती हैं, बिकॉज नॉर्थ में क्या हो रहा है, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ भी हैं, तो यहाँ पे आर्टिफिशियल लेक का प्रेजेंस कम होगा. ग्लेशियल लेक हो सकती है, टेक्टोनिक लेक हो सकती है. नैनीताल एंड रेणुका. आर्टिफिशियल लेक ये दोनों हैं, कोडाईकनाल एंड दिस ओसुडू लेक इन पोंडिचेरी. सो द राइट ऑप्शन इज दिस ए 1 and 2. दिस एंड दिस, दिस एंड दिस. ये क्वेश्चन आया था आर्टिफिशियल लेक का, कोडाईकनाल पूछा गया था. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 14. थर्मोक्लाइन क्या होता है? ये एक लेयर होती है जो रिप्रेजेंट करता है वर्टिकल जोन ऑफ ओशियनिक वाटर बिलो द फर्स्ट लेयर. ओशियन का वाटर है, फिर थर्मोक्लाइन, टेम्परेचर मतलब थर्मो, ऐसे एक लेवल बताएगा जो फॉल बता रहा है टेम्परेचर का. कैरेक्टराइज बाय रैपिड रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग डेप्थ. तो ऊपर सरफेस पे एक टेम्परेचर है, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो तेजी से टेम्परेचर एक लेयर में गिरता है, फिर मोर और लेस कांस्टेंट हो जाता है जब हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं. द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सच लेयर आर यूजुअली फाउंड इन. अब ये जो फॉल हो रहा है तो थर्मोक्लाइन का लेयर वहाँ पे ज़्यादा होगा जहाँ स्टीप फॉल ज़्यादा हो रहा है. तो ये किस जगह पे ज़्यादा होगा? स्टीप फॉल. अब जो नीचे समुद्र है वहाँ का पानी तो मोर और लेस एक जीरो के अप्रॉक्स ठंडा ही रहेगा. अगर ऊपर का टेम्परेचर भी जीरो के आसपास है तो ये ग्राफ इंक्लिनेशन कम हो जाएगा. तो ये इंक्लिनेशन ज़्यादा तब होगा जब सरफेस का टेम्परेचर ज़्यादा है और नीचे तो जीरो अप्रॉक्स है ही. तो सरफेस का टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा है वहाँ पे थर्मोक्लाइन जोनेशन वुड बी हायर. अब सरफेस का टेम्परेचर कहाँ पे ज़्यादा होगा? सदर्न ओशन, टेम्परेट ओशन, पोल्स या ट्रॉपिक्स. तो ट्रॉपिक्स में जो सरफेस का टेम्परेचर होता है ओशन का, दैट इज हायर. सोलर इंसोलेशन. सो द राइट ऑप्शन इज दिस ए. विच टाइप ऑफ फ्रंट हैज द स्टीपेस्ट स्लोप? फ्रंट क्या होते हैं? कोल्ड मासेस होते हैं, हॉट होता है. एयर मासेस जब आपस में मिलते हैं तो कोलिजन होता है, तो फ्रंट फॉर्म बनता है. अब कोल्ड है और वार्म है, जो फ्रंट ऐसे आगे एग्रेसिव होके अप्रोच कर रहा है उसके नाम पे उस फ्रंट का नाम दिया जाता है. तो वो कोल्ड फ्रंट होगा जब कोल्ड एयर मास आगे अप्रोच कर रहा है वार्म पे. वार्म फ्रंट होगा जब वार्म अप्रोच कर रहा है टुवर्ड्स दिस कोल्ड फ्रंट. अब यहाँ पे पूछा है स्टीपेस्ट स्लोप कब होगा? वार्म फ्रंट कब होगा? मतलब ये कोल्ड एयर मास है और वार्म फ्रंट यहाँ से आया और वो ऐसे, बिकॉज वार्म लाइटर होगा, वो इसके ऊपर ऐसे कैरी हो जाएगा.
दिस वुड बी वन थिंग. कोल्ड फ्रंट आएगा. कोल्ड फ्रंट मतलब कोल्ड एयर मास ऐसे आया और यहाँ पे वार्म था, तो कोल्ड अप्रोच कर रहा है वार्म पे और इसको ऐसे ऊपर की तरफ पुश कर देगा. स्टेशनरी फ्रंट में दोनों आमने सामने ऐसे स्टेशनरी बना है. ऑक्लूडेड में ये ऊपर वार्म ऊपर हो गया है, इसका सरफेस से डिस्कनेक्ट हो गया है. तो इसमें एंगल की बात करें तो जो कोल्ड फ्रंट मास होता है ना, यहाँ पे कोल्ड फ्रंट में स्लोप बहुत ज़्यादा होता है. वाई? बिकॉज जैसे ये वार्म था, कोल्ड तेजी से अप्रोच करेगा तो वो इसको ऊपर लिफ्ट कर देता है, तो दैट इज वाई ये स्लोप बहुत ज़्यादा हो जाता है. सो द राइट आंसर इज दिस बी, कोल्ड फ्रंट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस मैच द फॉलोइंग है. पहला है सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर. हमें बताना है ये रिलीज किस डिपार्टमेंट, किस मिनिस्ट्री के थ्रू होता है. सीपीआई रूरल अर्बन कंबाइंड और होलसेल प्राइस इंडेक्स. सेलेक्ट द कोड, करेक्ट कोड यूजिंग द कोड गिवन बिलो. सो यहाँ पे मैच करना है हमें. फर्स्ट इज दिस सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई रूरल अर्बन कंबाइंड एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स. सो द राइट आंसर इज दिस बी. बी मीन्स टू ओनली. सीपीआई जो रूरल अर्बन कंबाइंड होता है वो होता है बाय दिस सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. डब्ल्यूपीआई होगा ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर से और सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर होगा बाय लेबर ब्यूरो से. केवल जो ये सीपीआई रूरल अर्बन कंबाइंड होता है वो सीएसओ होता है, बाकी तीन दिस लेबर ब्यूरो करता है. सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी. दिस इज दिस एंड दिस इज करेक्ट. सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी. ये अभी न्यूज़ में था दलवाई कमिटी. दलवाई कमिटी रिसेंटली अभी न्यूज़ में था. ये रिलेटेड टू व्हाट है? पीपीपी मॉडल. गवर्नमेंट को फाइनेंसिंग की ज़रूरत है तो फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू पीपीपी मॉडल. ये है टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस. टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस. ये है टू ड्राफ्ट कमिटी ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. Yeah, it was set up to give recommendations on doubling of farmers' income by 2022. सी गवर्नमेंट अभी बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही थी कि हमें फार्मर इनकम को डबल करना है, ट्वाइस करना है 2022, और इसकी जो स्टडी हुआ था वो आया था बाय दिस दलवाई कमिटी. सो दिस इज डी. फार्मर्स एग्रीकल्चर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पूरे इकोनॉमी में केवल यही एक सेक्टर है जिसमें ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं और प्रोग्रेस हो रहा है, बाकी सारे सेक्टर्स नेगेटिव में जा रहे हैं. सो दिस इज दलवाई कमिटी. Then this is about FDI. FDI is not allowed. हम FDI चाहते हैं, ऑटोमेटिक रूट है, कुछ फिर परमिशन के थ्रू आता है, बट कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे हम FDI अलाउ नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल चिट फंड्स. ये चिट फंड्स कलेक्शन एंड ऑल होता है. चिट फंड्स, इन्वेस्टमेंट इन चिट फंड्स. टोबैको, एग्रीकल्चर, ऑल एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटीज़ में. प्लांटेशन क्या होता है? सिस्टमेटिक दिस कमर्शियल दिस क्रॉप्स का ऐसे कल्टीवेशन, जैसे कि जूट हुआ या फिर टोबैको या फिर दिस टी या फिर कॉफ़ी. तो ये प्लांटेशन एक्टिविटीज़ है. सैटेलाइट एंड इट्स एसोसिएटेड एक्टिविटी में भी. तो एफडीआई कहाँ पे अलाउड नहीं है इन सब में से? सी एफडीआई ना बी, दैट इज़ 1 and 2. चिट फंड्स में अलाउ नहीं है और टोबैको में अलाउ नहीं है. एग्रीकल्चर में अलाउड है, कुछ सेक्शंस में अलाउड है एक्सेप्शन के साथ. सारा लिखा था यहाँ पे ऑल, दैट इज़ वाई ये रॉन्ग हुआ. सैटेलाइट एंड इट्स एसोसिएटेड में अलाउड है. Yeah, I will add this in this answer. PDF I am preparing, I'll share it soon. There are some sectors जिसमें FDI completely prohibited है, जैसे एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एक्टिविटी, बट एक्सेप्शंस है यहाँ पे, जैसे फिशरी, टी, पिसीकल्चर, हॉर्टी हस्बेंड्री, यहाँ FDI आ सकती है. एटॉमिक में नहीं होगा, निधि में नहीं होगा, लॉटरीज में नहीं होगा, चिट फंड्स नहीं होगा, TDR नहीं होगा, गैम्बलिंग नहीं होगा, सिगार सिगरेट टोबैको नहीं होगा, हाउसिंग एंड रियल एस्टेट नहीं होगा, एक्सेप्ट टाउनशिप एंड कमर्शियल प्रोजेक्ट्स. इस जगह पे दिस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज नॉट अलाउड इन सारे सेक्टर्स में. दीज आर इंपॉर्टेंट. नाउ अब आता है क्वेश्चन नंबर 19. दिस इज अबाउट इक्वलाइजेशन लेवी. ये क्या होता है? ये अभी न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा था. ये टैक्स है इंपोर्टिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पे. इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंपोर्ट करा रहे हैं तो इट इज़ अ काइंड ऑफ टैक्स ऑन दैट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स. ये टैक्स है रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस में. रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस. ये टैक्स है डिजिटल ट्रांजैक्शंस में, या फिर ये टैक्स है डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स में. सी ये जितनी भी डिजिटल कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल गूगल हुआ, फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, यूट्यूब है, ऑल दीज कंपनीज जो हैं, अगर यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट रन करना है तो इनके जो ट्रांजैक्शंस हैं वो उस पर टैक्सेशन कहाँ पे होगा. और इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा इन लोगों का एग्जेम्पशन भी हो रहा था. टैक्स यहाँ पे कट हो रहे थे.
तो दैट इज वाई इक्वलाइजेशन लेवी का भी बात था, इसको बोला जाता है गूगल टैक्स एज वेल। तो दिस इज ऑन टैक्स ऑन डिजिटल ट्रांजेक्शन, सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी। सो नाउ दिस इज अबाउट दिस जीएसटी। जीएसटी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। इस क्वेश्चन में थोड़ा कंट्रोवर्सी भी हो रहा था अभी। जीएसटी की स्लैब्स होती है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है, बहुत सारे टैक्स को इसने सब्ज्यूम किया है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो जीएसटी कंपनसेशन इज अ सेपरेट थिंग, बट यहाँ किन प्रोडक्ट को किस टैक्स स्लैब में रखना है इस पे भी अभी थोड़ा बात हुआ था। सो अंडर द जीएसटी इनमें कौन सा यहाँ पे एप्लीकेबल है? मिल्क इन टेट्रा पैक। यूजुअली जहाँ पे भी कुछ मैनुअल एफर्ट आ रहे हैं, कुछ प्रोसेस हुआ है, तो वहाँ पे टैक्सेशन होगा। अगर कुछ प्रोसेस या रिफाइनमेंट हुआ है रॉ प्रोडक्ट का, तो मिल्क इन टेट्रा पैक है, इसमें कुछ रिफाइनमेंट हुआ, प्रोसेसिंग हुआ, ह्यूमन एफर्ट्स लगे, टैक्सेशन होगा। तो रेडी टू ईट पैरोटा में भी कुछ टैक्सेशन, रेडी टू ईट पैरोटा में भी कुछ टैक्सेशन हो रहा है। न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट में है या फिर नॉन एडवर्टाइजमेंट है, इवन जो प्रिंटेड बुक्स भी हैं इनको जीएसटी से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, तो न्यूज़पेपर नहीं होगा। प्लेन चपाती और रोटी, इधर भी टैक्सेशन है दिस जीएसटी का 5%, तो इन दोनों को अलग स्लैब में रखा था, इस बात पे दिस आर्ग्यूमेंट्स हुए थे। सो द राइट ऑप्शन इज ये जो जीएसटी के अंदर आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स आर टैक्स्ड अंडर द जीएसटी? द राइट ऑप्शन इज दिस बी। This is under GST, this is under GST, and this is also under GST. This is not under GST. So this is question number 20. Now ये current affairs है। ये एक डिसीज होती है ब्रुसेलोसिस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये एक बैक्टीरियल डिसीज होती है जो अफेक्ट करती है डोमेस्टिक एनिमल्स को, लाइव स्टॉक एंड ऑल, ये बहुत ज़्यादा एम्पर होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स दिस ब्रुसेलोसिस से। और यस, ये एक बैक्टीरियल डिसीज भी होती है। यहाँ लिखा है इट डजेंट अफेक्ट ह्यूमन बींग्स। नाउ सी, वी आर लिविंग इन अ टाइम जहाँ पे हम जूनोटिक डिसीजेज आर ऑन राइज। जूनोटिक डिसीजेज होती हैं फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन बींग्स ट्रांसफर, तो दिस इज ऑल्सो नॉट एन एक्सेप्शन, ये भी ट्रांसफर हो सकती है। सो द राइट ऑप्शन इज दिस, राइट ऑप्शन इज दिस ए। दिस इज ट्रू बट दिस इज नॉट ट्रू, सो दिस इज ट्रू। नाउ ये एक ट्राइब है, इरूला ट्राइब। इरूला ट्राइब कहाँ पे आती है? ट्राइब्स, लोकेशन, पीवीटीजीज, दीज आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इरूला ट्राइब फाउंड कहाँ पे होगी? केरला एंड तमिलनाडु में, आंध्रा एंड केरला में, तेलंगाना एंड कर्नाटका में, या असम एंड नागालैंड में। नॉर्थ ईस्ट इज स्पेशल और यहाँ की ट्राइब्स भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है। नॉर्थ ईस्ट एंड दिस अंडमान एंड निकोबार, दिस इरूला ट्राइब, ये इरूला ट्राइब होती है केरला एंड तमिलनाडु में, केरला एंड तमिलनाडु। एक और ट्राइब है दैट इज दिस टोडा ट्राइब, ये कहाँ पे रहती है? दिस फेमस माउंटेन, दिस इज इरूला, केरला एंड तमिलनाडु। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 23। दिस इज अबाउट गगनयान मिशन, गगनयान स्पेस मिशन। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ये इंडिया का फर्स्ट मैन्ड फ्लाइट मिशन होगा ऑन द मून। पहली बार हम मैन मतलब ह्यूमन बीइंग को वहाँ पे भेजेंगे। अभी तक हम केवल दिस प्लेन्स भेजे थे हमने अपने स्पेसशिप्स एंड दिस रोबोट्स, पहली बार ऑर्बिटर, अभी हम पहली बार यहाँ पे ह्यूमन भी जाएगा। इंडिया विल बी द 4th कंट्री टू लॉन्च अ मैन्ड मिशन इन आउटर स्पेस। इट विल बी लॉन्च्ड बाय GSLV Mark 3 लॉन्च व्हीकल। करेक्ट आंसर्स इसमें क्या है? नाउ सी, यहाँ लिखा है मून, दिस इज नॉट अबाउट मून। मून होता तो कहीं ना कहीं मंगलयान लिखा होना चाहिए था वहाँ पे, बट यहाँ पे केवल गगन है, मतलब ये स्पेस में जाएगा, मैंड होगा, बट दिस इज नॉट अबाउट मून। सो वन इज गॉन एंड दिस इज ऑल्सो गॉन। सो द राइट ऑप्शन इज, टू दोनों में है तो दिस इज ट्रू। राइट ऑप्शन जो है दैट इज दिस डी, ये GSLV Mark 3 से होगा, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल से। स्पेस में जाने वाले फर्स्ट इंडियन का नाम क्या है? इनका नाम बताइए, फर्स्ट इंडियन जो स्पेस में गए थे। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 24। कंसिडर द फॉलोइंग। हांगकांग इज सिचुएटेड ऑन द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ चाइना। सेकेंड स्टेटमेंट इज हांगकांग वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अंटिल 1997। हांगकांग इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन द साउथ चाइना सी। इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? सी, जो हांगकांग है ना, ये चाइना का भी पार्ट है। यहाँ 1 कंट्री 2 एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, और बिकॉज ऑफ दिस न्यू नेशनल सिक्योरिटी लॉ यहाँ पे डेमोक्रेसी को सप्रेस करता है चाइना, और दैट इज़ वाई यहाँ पे अभी प्रोटेस्ट चलते हैं। और बिकॉज ऑफ दिस सप्रेशन वेस्टर्न वर्ल्ड भी चाइना को यहाँ पे सैंक्शंस करने की कोशिश करता है।
तो हांगकांग वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अंटिल 1997 ट्रू, इसको हैंड ओवर किया था। 50 ईयर तक स्टेटस को यहाँ पे मेंटेन करने की बात थी। नाउ यहाँ पे बोला है हांगकांग इज सिचुएटेड ऑन द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ चाइना, दिस इज ऑल्सो ट्रू, बट ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है साउथ चाइना सी में। लुक एट हियर, ये हमारा इंडिया है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। अगर हम टुवर्ड्स यहाँ पे आते हैं साउथ चाइना सी में, तो दिस इज ताइवान एंड दिस इज ताइवान एंड दिस इज हांगकांग, ये हांगकांग है, दिस इज हांगकांग, दिस इज हांगकांग। तो दो टेरिटरी है यहाँ पे, एक तो है ये हांगकांग और दूसरा है दिस ताइवान, दिस इज ताइवान, ताइवान एक आइलैंड है। सो दिस इज ताइवान एंड दिस इज हांगकांग। चाइना का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट्स हैं। सो ये दो स्टेटमेंट्स हैं, 1 and 2 इज द राइट ऑप्शन, दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है ये नंबर 25 है, मैच करना है। रिपोर्ट्स हर साल आती हैं। ग्लोबल प्रॉस्पेक्ट इंडेक्स, ये रिपोर्ट इज रिलीज बाय हुम? फिस्कल परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज बाय हुम? ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रिलीज बाय WEF। जितनी भी WEF की रिपोर्ट्स है ना, वो समथिंग लाइक दिस होती है, कॉम्पिटिटिवनेस, टेक्नोलॉजी रेडीनेस, समथिंग लाइक दैट। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का दिस है कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। CII, इंडियन जो CII है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, वो रिलीज करती है फिजिकल परफॉर्मेंस इंडेक्स, एंड वर्ल्ड बैंक जो है वो ग्लोबल प्रॉस्पेक्ट इंडेक्स रिलीज करता है। सो द राइट ऑप्शन इज दिस D, ये सब करेक्ट है, 1, 2 and 3 करेक्टली मैच्ड है। So this is question number 25. These are reports, global prospect, fiscal performance and global competitive index. This is about Hong Kong. Hong Kong is important. Then ये है गगनयान मिशन, इसका भी importance है। ये है इरूला ट्राइब, ये है ब्रूसेलोसिस। Then this is about GST में कौन से items हैं और कौन से items को exemption मिला है। दिस इज इक्वलाइजेशन लवी, दैट इज कॉल्ड दिस गूगल टैक्स। ये सारे एग्जेम्प्टेड हैं, जहाँ पे प्रोहिबिटेड है जी, जो FDI है वो अलाउ नहीं होगा। दिस इज FDI इज नॉट अलाउड। ये दलवाई कमिटी है, दिस इज अबाउट CPI होलसेल प्राइस इंडेक्स रिलीज बाय हुम? स्टीपेस्ट स्लोप होगा जब कोल्ड और फ्रंट मिलेंगे, वार्म फ्रंट्स। दिस इज ट्रॉपिक्स, थर्मोक्लाइन, यहाँ पे आर्टिफिशियल लेक्स हैं। ये सेंचुरीज हैं, उनकी लोकेशन, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, देयर लोकेशन। दिस इज क्रेटर इन मून्स साउथ पोल। दिस इज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड दिस इज नंबर D, क्रोनोलॉजी। दिस इज डुअल एडमिनिस्ट्रेशन, फ्लॉप शो था, दोनों करेक्ट है यहाँ पे। दिस इज स्वतंत्र पार्टी, C राजगोपालाचार्य, जयप्रकाश नारायण एंड दिस मेहरगढ़। ये है राइट टू वोट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, दिस इज अबाउट इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। PESA, Panchayat Extension in Scheduled Area, this is Law and Liberty, and this is Cabinet Committee, constitutional body ka. So this is 3rd of September. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.